बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम टाकरा के साथ शुएबुद्दीन अपने सीनियर साथी सलीम बुखारी के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक बहुत ही मुश्किल वक्त लग रहा है। डर लग रहा है कि क्या 1999 की तारीख दोहराई जाएगी। एक ऐसा वक्त आ गया है जब अदालत का फैसला आ चुका है, उसके ऊपर इतने लोग तनकीद कर रहे हैं कि अब ये समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या अदालतों को फैसला देने का हक नहीं है या अदालतें पूछ कर फैसले देंगी। ये सारा कुछ चल रहा है। इस दौरान में मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुस्तकिल जहाँ से वो गुजर रहे हैं, इस्तकबाल भी हो रहा है। उन्होंने लाहौर आना था लेकिन वो कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गया है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी काबीना, मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब से काबीना जो थी उससे भी बड़ी काबीना ने, यानी कि 47 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है और शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म भी हैं। इसके अलावा एक गंदगी, एक गलाजत, एक ऐसी चीज़ जिसको देख के शायद लोगों को सियासत से नफरत होने लग पड़े, और वो है एक दूसरे के गंदे कपड़े पब्लिक में धोना। आयशा गुलालई आई थी, आयशा अहद भी आ गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ तक जाएगा और ये किस तरफ जाएगा। बिलावल भुट्टो चित्राल पहुंचे हैं, खुलकर बोले हैं, गरजे हैं, बरसे हैं। मुस्लिम लीग नून पर भी, पीपल्स पार्टी पे भी, दोनों पर उनका हाथ खासा रवां लग रहा था। और सबसे अहम जो बात है वो है कि 58(2)B को और अदालत के फैसले को और मार्शल लॉ को अब एक जैसा कहा जा रहा है। कोई और नहीं कह रहा। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, जनाब मौलाना फजल रहमान, आसमा जहांगीर जो कि इस मुल्क में नो डाउट एक पुरानी एक आजमूदा कानूनदान है, और सबसे पुराने जावेद हाशमी ने भी यही कुछ कहा है। बुखारी साहब, ये हैं वो हालात जिसमें आज हम फिर इकट्ठे हैं और बात करने चले हैं। इब्तदा मैंने आपको बताई है कि ये हालात में अब क्या कहते हैं आप ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस तरह वो बोल रहे हैं, आज भी उन्होंने जो कुछ कहा है, किस तरफ जा रहा है सर? देखिए, आपने एक इशारा किया इसमें कि मामलात जो हैं वो 1999 की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपकी इस बात में बहुत वजन है। नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे कि ये ऐसा क्यों लग रहा है। शुएबुद्दीन जो है वो आराम से इतनी जल्दी फौजी उसकी कोई बात नहीं करते, लेकिन ये आज बात क्यों हुई है। देखिए, जो पनामा का शोर गौगा था, कितना बड़ा वो, यानी एक मार्का आराई थी, एक तवील लीगल प्रोसीजर था, अदालतों की हेयरिंग्स थी, शरीफ ख़ानदान के लोगों का पेश होना था, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन उसके अंदर से जो फैसला निकला वो ये था कि एक बेटे ने बाप को तनख्वाह दी, बाप ने ली नहीं और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। ये प्रोजेक्ट कर रही है PMLN और यही कुछ नज़र भी आ रहा है। अभी एक यानी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई अभी तो रेफरेंसेस बनने हैं, अभी तो असल केसेस नैब के पास जाने हैं। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पूरी कैंपेन है वो ये है कि देखिए जी, कोई करप्शन नहीं निकली, कोई अब्यूज ऑफ पावर नहीं निकला। एक छोटा सा जवाज बना के जिसका पूरी पिटीशन में कहीं जिक्र नहीं है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो 2 दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा इलेक्ट हो चुका है, उसको घर भेज दिया। शुरू में जिस तरह से वो नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के मरी चले गए थे, तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद वो कुछ ज़्यादा शोर होगा करने की बजाय आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन जब उनकी वापसी का ऐलान हुआ, जिसके मुताबिक उनको कल लाहौर पहुंचना था, तो आपने देखा कि कितना जोशो खरोश जो है वो रास्ते में जहां जहां भी वो रुके, 2-3 जगह रुके, वो वहां देखने में आया। अब उनका ख्याल ये है कि नहीं, हम इस्लामाबाद से मोटरवे की बजाय, लाहौर जाने की बजाय हम जाएंगे GT रोड से। GT रोड के हवाले से पहले भी बात हुई थी और ये कहा गया था कि चूंकि वो बड़ा हाई रिस्क है, वहाँ लोग अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो वहाँ सिक्योरिटी को इंश्योर करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अब बिल आखिर फिर उन्होंने यही फैसला किया कि वो GT रोड से आएंगे। वहाँ तैयारियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। तमाम PMLN की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितने भी वहाँ के मकामी लीडर हैं उन शहरों के, उन सबको हदायत भी जारी कर दी गई हैं और वो जो है वहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। अब वो बुध के रोज़ आएंगे तो वो तो हम उस वक्त देख लेंगे और आपको जाहिर है हम दिखाएंगे भी, लाइव कवरेज उसकी दिखाएंगे। लेकिन ये बहस अभी तक अपनी जगह मौजूद है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जो सज़ा हुई है वो एक बहुत ही मामूली बात पर हुई है या अभी सज़ा का प्रोसेस होना है, क्योंकि पूरा ख़ानदान जो है
उसका हर फर्द जो है उसके खिलाफ रेफरेंस जो है मुझे इसमें सिर्फ एक चीज पे एतराज है, वो एतराज ये है कि ये कहना कि हमारा एहतसाब सिर्फ अवाम करेंगे, हमारा एहतसाब सिर्फ वोटर करेगा। भाई आपका एहतसाब वोटर ये कर सकता है कि आपने ये सहूलत नहीं दी, आपने ये काम नहीं किया। अगर आप पे कोई करप्शन चार्जेस हैं तो वो इदारों में जाएंगे, चूंकि इदारे नहीं काम कर रहे, वो अदलिया ने जिम्मा ले लिया, अदलिया वो काम कर रही है, तो आप इतराज क्यों करते हैं? अगर आपने कोई गलती नहीं की तो फिर आप क्लियर हो जाएंगे, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। मेरे ख्याल से अभी तो एहतसाब शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से शहाबुद्दीन बात इतनी सादा नहीं है, ये तो खैर अब वक्त जो आएगा देखेंगे। आप ये देखिए कि ये जो नई कैंपेन शुरू हुई है इसमें फोकस क्या है। वो जो आपने 1999 की बात की थी, मैंने मेरे कान खड़े हुए उसके ऊपर। अब आप देखिए उन्होंने फोकस किया है मुशर्रफ को। मुशर्रफ को वो कह रहे हैं कि वो डिक्टेटर बाहर बैठ के ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप जो है वो जमहूरियत से बेहतर होती है। उसने एक बहुत बड़े लीडर का कत्ल कर दिया, किसी ने उसको पूछा नहीं, किसी ने उसको सजा नहीं दी है। तो ये जो तवक्को थी कि शायद कत्ल क्या उसने अपने हाथ से किया था, एक ऑपरेशन के दौरान एक शख्स कत्ल हुआ। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि वो ये जो तासुर था कि वो शायद अब इस इशू को छेड़ेंगे नहीं, फौज के साथ अपनी जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करेंगे ताकि आने वाले वक्त में आसानियां पैदा हों। तो उन्होंने तो कन्फ्रंटल अटैक शुरू किया है। और मेरे ख्याल से एक बात ये याद रखनी चाहिए कि फौजी डिक्टेटर की जहां बात आएगी तो अवामी पजीराई उसके खिलाफ हर कैंपेन को मिलेगी। और यही वजह है कि उन्होंने फैसला ये किया है कि इंतहाई नाजुक इशू जो है उसको वो पकड़ा जाए। नहीं, क्या वो डिक्टेटर हुकूमत में इस वक्त? सर देखिए, जब वो हुकूमत में था तब आप उसके दौर में वापस आए, फिर आपके दौर में वो पाकिस्तान से चला गया, आपने इजाजत दी। आपकी सादगी में पे मर जाने को दिल चाहता है भाई। वो मुशर्रफ को कुछ नहीं कह रहे हैं, मुशर्रफ का नाम लेके सही जगह पर मैसेज भेज रहे हैं। आप क्यों इसको नहीं समझते? मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। नहीं, क्लियर है बिल्कुल। ये देखिए लोगों का ख्याल ये है, खास तौर से पीएमएलएन के जो लीडरान हैं, पीएमएल के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उनका ख्याल ये है कि ये फौज ने पीछे से बैठ के अदलिया के जरिए एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको घर भेज दिया है। इसी को वो बुनियाद बना के पूरी अपनी कैंपेन जो है वो उसको अब चला रहे हैं। क्या होगा आप देखिए ना, उनके जो साथी वुज़रा हैं, उन वुज़रा के बयानात को लीजिए आप। मैं नाम ले लेके क्या बताऊं आपको, जिस शख्स ने भी बोला है उसने यही तासुर देने की कोशिश की है, कहीं अदारों की लड़ाई का नाम लेके, कहीं अदारों के बीच तसादम का जिक्र करके कि फौज जो है इसके पीछे जो है वो मुतहर्रिक है और उसकी वजह से उन्हें घर भेजा गया है। और यही वजह है कि मुशर्रफ का नाम लेके वो हर वो बात कह रहे हैं जो बराह रास्त फौज को इस वक्त नहीं कही जा सकती। फौज को नहीं, वो जजों को भी वही कुछ कह रहे हैं। वो अदलिया को कठपुतली करार दे रहे हैं फौज की। इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए वो वही बात तो मैं भी कर रहा हूं कि वो अदलिया को तो हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि हमारे खिलाफ जो खेले हैं वो फौज के हैं। मेरे ख्याल से वो पूरी फौज को भी इसके लिए मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि फौज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनके खिलाफ जो है वो मुहाजराई बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि अब ये सूरत हाल किस करवट जो है वो बैठेगी। ये बात यहाँ शुरू होके यहाँ ख़त्म हो जाएगी या ये आगे आगे जाके एक बहुत बड़ी कैंपेन बिटवीन पीएमएलएन और फौज बनने जा रही है। इसके खदशात अपनी जगह मौजूद है। भाई साहब, हमने वो अपना मलिक परवेज साहब से मेरा ख्याल बात करनी थी कि ये जो लाहौर जुलूस आएगा और जो लाहौर तक पहुँचना है, तो इस हवाले से भी मेरा ख्याल मेरे ख्याल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि एक तो हम ये पूछेंगे कि तब्दीली क्यों हुई है, और दूसरा हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई किस तरह के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं जो इस पर बात करने की है शहाबुद्दीन, वो ये है कि आप देखिए अब वफाकी काबीना जो है वो बन गई है, 47 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें मतलब है हर तरह के वो पुराने लोग तो शामिल हैं ही जो पहली कैबिनेट में थे, नए जिन लोगों को लाया गया है वो भी बड़े हार्ड कोर और हॉक्स उनको आप कह सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम जो नए लोग हैं उनमें से वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जो जुडिशल एकेडमी के बाहर जो खड़े होके और वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त के जो थे उनका दिफा करते थे। एक शख्स से बड़ी इज़हार हमदर्दी करना है। किससे? बेचारा निहाल हाशमी। आपने तलाल को भी ले लिया, दानियाल को भी ले लिया और निहाल को छोड़ दिया। कितनी ज्यादती है, सबसे ज्यादा जो बोला उसको ले लिया। चलो मेरा नाज़रीन, काबीना पे बाद में बात होगी। परवेज मलिक साहब हमारी लाइन पे हैं। जी परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम जी बुखारी साहब, खैरियत से हैं जी आप? मैं शुएब अर्ज कर रहा हूँ जनाब मलिक साहब। शुएब साहब, मुझे कहा गया कि बुखारी दोनों ही है जी, हम दोनों ही हैं। बैठे हैं, मैं कर लेता हूँ बात दोनों हैं। आपसे। बुखारी साहब से शुरू को करते मेरा हैं जी। सलाम। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा वक्त निकाला है, इसलिए कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है उनके इस्तकबाल की तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी हैं और आप उस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, इसलिए आपने वाकई हमारे लिए वक्त निकाला है, बहुत आपका शुक्रिया। हम आपसे दो बातें पूछना चाहते हैं। एक तो ये कि जो इस्तकबाल पहले होना था मोटरवे के जरिए, अब हमें पता चल रहा है कि प्लान जो है अब जीटी रोड से आने का है। तो आप हमें बताइए कि एक तो ये प्लान में तब्दीली क्यों हुई, और दूसरा ये कि किस तरह का इस्तकबाल आप देख रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड पावर शो ऑफ पावर होने जा रहा है? सर देखें बुखारी साहब, आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ एक बहुत स्टेचर के लीडर हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। और अब तो वो एक स्टेट्समैन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं कि जी वो एक इस जमहूरियत को बेहतर करने के लिए, इदारों को बेहतर करने के लिए खिदमात कर रहे हैं, और उसमें वो उनको बड़ा सफर भी किया है। तो लाहौर की जो तंजीम है, हम लोग हैं, हमने महसूस किया कि मियां साहब जब पहली दफा लाहौर इस फैसले से जो बड़ा एक, उस पर आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उसके बाद पहली दफा आ रहे हैं, तो हमें उनकी जो कुर्बानियां हैं, खिदमात हैं, उसके सिले में उनका एक बहुत अच्छा और ग्रैंड प्रोग्राम बनाना चाहिए उनकी रिसेप्शन के लिए। तो आपके सामने वो हमने मोटरवे से उनको लेकर और बाबू साहबू से उनको ऊपर चढ़ाकर और दादा साहब तक लेकर गए। हमारा प्रोग्राम आज तक तो दोपहर तक तो बिल्कुल इंटैक्ट था, तैयारी बहुत जोर शोर से थी, मैं भी वहीं साइड पे था। और उसके बाद सडनली ये हुआ कि जी जो तंजीमें लाहौर और पिंडी के बीच में थी, जिसमें गुजरात हो गया, जेलम हो गया, उन्होंने कहा कि जी हम भी इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं और आप इसको इधर से डाइवर्ट करें। तो फिर मियां साहब ने वो डाइवर्ट की और फिर उनको 3 दिन का दिन दिया और इंशाल्लाह बुध के रोज वो सुबह इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त लगेगा उनको रास्ते में, और फिर हम उनके मुंतज़िर रहेंगे और फिर हम उनको दादा साहब ले जाकर वहाँ दुआ की जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये एक पब्लिक डिमांड समझ लें, उसके तहत ये फैसला चेंज हुआ है। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि NA 120 इसकी नॉमिनेशन के हवाले से भी लोगों में बहुत सवालात हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई ना कोई शरीफ फैमिली का फर्द ही है जो अब यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। आपकी मुखालिफ PTI की जो यास्मीन राशिद है, उन्होंने ऑलरेडी फुल फ्लेज कैंपेन अपनी शुरू कर दी है और आज वो एक नया पुराना मुद्दा जो है वो फिर से लेके आ गई हैं आयशा आहद के हवाले से भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर। तो क्या कहते हैं इस पे आप? जो इन चीजों पे सहारा करके इलेक्शन लड़ रही हैं उनको अल्लाह ही हाफिज है जी। अभी मैं उनकी एक बात सुन रहा था कि वो हमारी इस जो मियां साहब की अराइवल को कह रही थी कि वहाँ की दुकानें हम बंद करा रहे हैं और ताकि लोगों का रोजगार खराब होगा। हालांकि रिवर्स थी, वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा बहुत सारा दिन सामान बिकेगा क्योंकि बहुत हजारों की तादाद में लोग यहाँ होंगे, तो वो बड़े खुश थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें करके इसका मामला है, इनको मैं समझता हूँ इनको पता लग जाएगा इस इलेक्शन में और पहले इलेक्शन में बहुत सारी तब्दीलियां भी हैं और एक लोकल बॉडीज का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हमने तमाम सीटें इनके उस इलाके में लोकल बॉडीज की। कोई नाम आपने नहीं बताया, किसके ऊपर अभी कंसेंसस हो रहा है? मैं बुखारी साहब भाईजान, मैं शुएब भाई, मैं 2 दफा वहां से MNA रहा हूँ। वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग का हल्का है। वो एक चांस हो गया जिसमें जिस हवा की वजह से इनको वोट मिल गया और उस वक्त वोटों की तादाद भी बहुत थोड़ी थी। और अब इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा इंशाल्लाह मुकाबला होगा और मैं यकीन दिलाता हूं अपनी पार्टी को, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है वहां भी, कि इंशाल्लाह हम इसमें भरपूर अच्छी लीड के साथ जीतेंगे। और हमारी जो आपने कहा कि जो उनकी कैंपेन शुरू है, हमारी तो कैंपेन वैसे ही ऑन गोइंग है इस हल्के में कि हर वक्त हमारे दोनों MPAs, हमारे चेयरमैन और हमारे तमाम सर कोई उम्मीदवार के हवाले से कोई फैसला, कोई अभी तक कोई? देखें शुएब भाई, अभी 10 से 12 तारीख तक ये जमा होने हैं जी। तो हम तो यही नॉर्मली हमारा दस्तूर भी यही है कि हम काम जारी रखते हैं हमारे कैंडिडेट्स और हम आखिरी दिनों में इसकी नॉमिनेशन करते हैं, ये तरीका है। और इंशाल्लाह ये एक रूटीन में
10, 11, 12 तारीख को एक मियां साहब बुध के दिन ही लाहौर पहुंच जाएंगे या ये अगले दिन पे चला जाएगा? मुझे लग रहा है कहीं जिस तरह से आपने वो प्रोग्राम रखा है जीटी रोड पे। आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। वो एक लीडर है जिसने आना है जी बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह अपनी रफ्तार और अब लोगों की मोहब्बत को छूता हुआ आना है उन्होंने, तो उससे यकीनी तौर पे वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी शोएब, आपने देखा वो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। उसका अंदाज़ा किया जा सकता है इसलिए कि लाहौर उनकी बेस है और बेस पर जब आदमी वापस आता है इतने सब कुछ हो जाने के बाद तो वो एक शो ऑफ 3 दिन और बढ़ा दिया, मतलब उनको मिल गया, टाइम मिल गया है तैयारियों के लिए। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पावर के लिए, जी जी, ये बहुत बड़ा वो होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको हम देखते हैं कि क्या सूरत काबीना में जो है ना, आप अभी कह रहे थे, उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कि खुल के बोले और एक वो हैं जो कि जनूबी पंजाब से लिए गए, खोसा साहब को कमजोर करने के लिए डेरा गाजी खान से लिए गए और जनूबी पंजाब से 5 नए वज़रा भी लिए गए। मकसद ये था कि वो लोग जो कि अब तक 4.5 साल से इस घुटन में बैठे थे कि हमें कुछ नहीं मिला, हमने मुस्लिम लीग नून भी ज्वाइन की, उनको बुखारी साहब ये हिस्सा भी मिला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि 1 साल जब रह जाता है इलेक्शन में तो एक लास्ट कैबिनेट जो है जिसको कहते हैं इलेक्शन कैबिनेट, वो लॉन्च की जाती है। हमेशा हमने देखा कि उसमें नए लोग भी आते हैं, उसमें कुछ लोगों को एलिवेट किया जाता है। ये सब कुछ यहाँ हुआ है। वो पुराने साथी और जिनमें से कुछ 4-5 के करीब तो वो लोग हैं जिनको हॉक्स कहते थे पार्टी का। नहीं सर, उनमें एक हॉक्स तो नाराज है सर, दानियल गायब है। नहीं, दानियल गायब नहीं है, वो मतलब है उन्होंने अपने ट्वीट में ये बता दिया है कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं जो है वो अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम देता रहूंगा। उनका क्लेम है ये कि मैंने जो खिदमत की है पार्टी की उसका मुझे सिला जो है वो कम से कम एक फेडरल मिनिस्टर के लेवल पर मिलना चाहिए था। छोटी बात है, पार्टी के अंदर की बात है, मेरे ख्याल है किसी न किसी करवट दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दानियल अजीज को पक्का वजीर बल्कि वफाकी वजीर बनाए। नाजरीन, चलते हैं मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की नया चेहरा, नई क़यादत, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम आज बाकायदा आगाज कर दिया है। चित्राल पहुंचे हैं, पोलो ग्राउंड में उन्होंने जलसा किया है और उन्होंने बड़े ही जोशो खरोश, जैसा कि वो हमेशा बात करते हैं, अपनी वालदा की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मियाँ साहब को और इमरान खान को बाकायदा आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मियाँ साहब के बारे में कहा है कि मियाँ साहब, आपने कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी अदलिया की कंधों को इस्तेमाल किया, यानी कि वो मियाँ साहब जो कि आज ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के हमें निशाना बना रही है, उसके बारे में उनका कहना था कि आप इन दोनों को खुद इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा जी आप सिर्फ गाली देना जानते हैं, इज्जत नहीं करना जानते। वही सब ये बिलावल नौजवान है और जोशो खरोश बहुत है, वलवला है। आपके ख्याल में बिलावल इन दोनों बुजुर्ग सियासतदानों का मुकाबला कर सकेंगे? पहली बात तो ये, शहाबुद्दीन आपको याद है पहले भी एक दफ़ा पंजाब तशरीफ लाए थे जब जरदारी साहब ने उनको मौका दिया था कि वो अपनी सियासत जो है उसको इस्तेमाल करके देख ले कहाँ तक वो जाते हैं। और जो पजीराई उन्हें मिली थी पंजाब में वो भी आपके सामने है कि लोगों ने अपने दुपट्टे फेंके उनके ऊपर, माओ ने उनकी बलाएँ ली और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ लोगों ने टीवी की स्क्रीनों पर देखा। लेकिन उसके बाद से फिर वो लगाम पीछे से खींच ली गई। उससे पहले अगर आप चले जाएं, लियारी का जलसा अगर आपको याद हो, बहुत ही हॉट स्पीच थी इनकी और उसके बाद जरदारी साहब को ये बयान देना पड़ा कि बिलावल अभी पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। अब दोबारा वो निकले हैं तीसरी बार एक कैंपेन पर, उन्होंने बहुत ही रौनक भी लगाई है और बहुत अच्छा, वहाँ एक दूर दराज इलाका है चित्राल का, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, मतलब है ट्रांसपोर्ट के एतबार से, लेकिन उन्हें ही हैज़ पुट अप ए गुड शो देयर, वहाँ उनका शो जो है वो बहुत अच्छा रहा है। 2 को टारगेट किया उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में, एक तो मियाँ साहब को, और मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि जनाब ये जो तख्तियाँ आप लगाते हैं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर, इससे कुछ नहीं होना, आप देखें तख्तियाँ लगाते लगाते आपका तख्ता हो गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो शिकें जो आपके दौर में ही आई थी आइन में, उन्हीं का आप शिकार भी हो गए हैं। मगर सबसे ज़्यादा फोकस आज की उनकी तकरीर का चाचा इमरान थे। इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो मेरे ख्याल से नाज़रीन आप पहले सुन भी चुके होंगे, हम आपकी तफन्ने तबाह के लिए थोड़ा सा दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ये गंदे मैसेजेस भेजने का कल्चर जो है ये आपके लिए नया नहीं है, हम सब जानते हैं कि आप इसके आदी हैं। दूसरा, उन्होंने जितनी तनकीद अनलिश की इमरान खान के ऊपर चाचा इमरान कह के,
वो भी आप लोगों ने सारी सुनी है। मेरा ख्याल ये है कि ये रिएक्शन है उस बात का जो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में और अपने इंटरव्यूज़ में बार बार कहा। और अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद का जो आखिरी जलसा था उसमें भी उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, ये उसका रद्द अमल है। खुर्शीद शाह साहब जो है उनका लहजा भी तब्दील हुआ है। बाकी जो क़यादत है, चाहे वो मौला बख्श चांडियो हैं, उन सब की टोन और टेनर अब तहरीक इंसाफ के बारे में बदल गया है। इसलिए कि इमरान खान साहब की अपनी मजबूरी है कि वो सिर्फ एक बंदे को टारगेट करके आसिफ अली जरदारी को खुला नहीं छोड़ सकते, लिहाजा वो उनको चूंकि हिट कर रहे हैं पीछे से, लिहाजा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत शदीद रद्द अमल जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर जब मैं अगर ये कहूँ कि अगर वो एक के करप्शन को टारगेट कर रहे हैं तो उनको दूसरे ही करप्शन को भी टारगेट करना होगा। उनका ये कहना कि दोनों जमातें करप्ट हैं, वो एक को नहीं करार दे रहे। वो कह रहे हैं मेरी करप्शन के खिलाफ मुहिम है तो मैं जरदारी साहब के पीछे भी जाऊंगा ना। नहीं, मेरे ख्याल से इससे थोड़ा ज़्यादा आगे की बात है। उन्होंने चाचा इमरान का किचन कैसे चलता है, चाचा इमरान के सूबे में ठेके किसको दिए जाते हैं, नाम ले लेके उन्होंने काफ़ी जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया। जी, उन्होंने काफ़ी मतलब है ज़ोरदार तरीके से वो काफ़ी सारी बातें दोहरा दी हैं जो आयशा गुललई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने इल्ज़ामात में लगाई थी। तो एक तरह से ये सपोर्ट दे रहे हैं उन सारी बातों को जो आयशा ने कही हैं, और दूसरा ये कि खुद भी अनलिश कर रहे हैं अपना पूरा क्रिटिसिज्म जो है वो इमरान खान के खिलाफ। अब देखना ये है कि कराची में तहरीक इंसाफ इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, खुद इमरान खान साहब जो है अपने भतीजे की इस बिटर स्वीट गुफ्तगू को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। देखें हरजब मसला सिर्फ इतना है कि ये इब्तदा है। बिलावल अभी चुप नहीं होंगे, बिलावल अभी पंजाब आ रहे हैं और पंजाब में मेरा ख्याल है उनका जो पहला टारगेट है वो मुस्लिम लीग नून होगी। और मौजूदा हालात में जबकि रेफरेंस भी दायर होने जा रहे हैं, बिलावल के लिए टारगेट आसान होगा सर चुनना। देखिए, बिलावल की टारगेट की बात हमें समझ आती है जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए कि अगर ये एहतसाब का अमल जो है इसको रवाज मिलता है, ये आगे बढ़ता है, तो पीपल्स पार्टी जिसको सबसे पहला फ़ायदा पहुंचा था एनआरओ की सूरत में, जब बहुत सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे, और फिर उसके बाद जो कुछ भी पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में हुआ, जब फेडरेशन में भी हुकूमत उन्हीं की थी, वो भी आपके सामने है। 2 वज़ीर आज़म के साथ क्या हशर हुआ, एक को घर भेज दिया गया, दूसरे की भी बसात लपेट दी गई। तो फिर ये बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी वाली बात है। पीपल्स पार्टी के अपने अंदर ये फीलिंग मुझे लगता है कि मौजूद है कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा और अदलिया ने फैसला कर दिया कि जिसने भी इस मुल्क को लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से हाथ जो है और भी गिरेबानों तक जाएगा। भाई साहब, मेरा ख्याल है आपने सबसे अच्छी बात कही आज की कि अदलिया ने ये फैसला कर लिया है, लगता है कि करप्ट जो भी है वो बच नहीं पाएगा। खुदा करे कि इस कौम को जो 70 साल से बार बार लूटा जा रहा है, जो भी लूट रहा है, किसी रैंक्स में है, किसी वर्दी में है, सादा लिबास है, कहीं है, सर पे टोपी है, नहीं है, सबको फैसला होना चाहिए, सबका हिसाब होना लेकिन चाहिए। एक बात याद रखिएगा शुएबुद्दीन कि ये बात अगर तो यहीं रुक गई जहां तक पहुंची है, ये गलत है। तो फिर ये सिलेक्टिव एहतसाब होगा, और अगर ये हर उस गिरेबान तक पहुंचा जिसने मुल्क के वसाइल को लूटा है और बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं, तो फिर लोगों का एतमाद भी होगा अदलिया के ऊपर और अदलिया का नाम भी जो है वो बहुत लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो शख्स एक जगह पे आया और उसके पास कुछ नहीं था और वो दिनों में अरबपति हो गया, उसका जवाब तो लेना पड़ेगा। आधा पाकिस्तान जाएगा जेल में। फिर अरबपति आधा पाकिस्तान नहीं है सर, अरबपति इतने हैं, छोटे छोटे चोरों को क्या करना है आपने, ये चंद बड़े मैं आपको मिसाल दे देता हूं भाई, 1960s और 70s में 22 खानदानों का तस्करा होता था, 2200 हो गए, तो अब तो 22 लाख हो गए होंगे। इतने लोग हैं जिन्होंने जायदादें, आप सिर्फ प्रॉपर्टीज देखें दुबई में, इस मुल्क की आबादी 20 करोड़ है, उस 20 करोड़ में 22 लाख को मैं कहता हूं फांसी भी देता फर्क नहीं पड़ता। बड़ा कोई इतनी छोटी सी तादाद है, जान छूट जाएगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे कोई आदमी इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता कि जिसने भी गैर कानूनी जरिए से दौलत बनाई है उसका एहतसाब हो कि उसको जमीन से लगा देना चाहिए। इसके हवाले से तो मेरा ख्याल है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी जी शऊर आदमी, कोई भी सियासी आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। मगर जब एक और हॉट इशू, आयशा गुललई
और बदकिस्मती से आज आयशा अहद हमारे पास इस प्रोग्राम में नहीं थी, लेकिन वो आखिरी टाइम पे एंटर हो गई क्योंकि वो आयशा जमा आयशा डबल हो गया है। क्या कहते हैं ये गंद जो आ रहा है सामने, और मेरा ख्याल है पहले एक वाकया देख लीजिए जिसको दिखाना चाह रहे हैं हम आपको, ताकि याद दहानी करा सकें हम किस पे बात करने लगे हैं। इज्जतदार खवातीन की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है। एलिगेशंस एक हाउस के मेंबर ने हाउस के दूसरे मेंबर पे लगाए हैं और 30 साल मुझे इस असेंबली में आते हो गए हैं, ऐसी बात कभी इससे पहले नहीं हुई। हमारे मुख्तलिफ लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे मरात देने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ नवाज शरीफ का साथ दो। वो मगरिब से बड़े मुतासर मुझे लगते हैं, शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं। आयशा गुलाले ने जितनी पीटीआई में औरतें हैं उनको बेइज्जत किया है, उनकी तौहीन की है। ब्लैकबेरी जरा इमरान खान का ले ले, उसको जरा चेक कर ले, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर अगर बनने वाले हैं। तो मोहतरमा ने इल्जामात आयद किए हैं और डंके की चोट पे किए हैं, उसकी क्या तफ्तीश और तहकीक नहीं होनी चाहिए? एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है, उसके डायरेक्टर में एक तो जाहिर है कि PMLN शामिल है, मीर शकीलुर रहमान साहब, और ये जो ग्रुप है पूरा द न्यूज़ ग्रुप ये शामिल है। क्या आपको बगैर तफ्तीश और तहकीक के जाने दिया जाए? जो लोग हमें हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते वो हमारे खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। हम आपकी इज्जत के रखवाले हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे और आपने गैरत का सबूत दिया, इसलिए नहीं कि आप इमरान खान के खिलाफ बोली हैं, इसलिए कि आपने शैतानियत को नंगा किया है। इमरान खान की दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको बुनियादी चीजें नजर नहीं आ रही, इनको सच नजर नहीं आ रहा, इनको हक नजर नहीं आ रहा। आप हर वक्त लोगों को कहते हैं अदालत में आओ, आपको पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे देना चाहिए इतने संगीन इल्जामात के बाद। 4 साल तक आप MNA के सारे पर्क्स एंजॉय करती रही, ऑल ऑफ अ सडन ऐसी कौन सी कयामत नजर आ गई कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी करप्ट हो गया, तहरीक इंसाफ भी करप्ट हो गई। एक शख्स मुल्क की तकदीर लिखने जा रहा है, तकदीर लिखते लिखते उसका ब्लैकबेरी गंद उछलना शुरू कर देता है, उस ब्लैकबेरी का मुआयना होना चाहिए। जो हर एक की बारियां लगवाते हैं, कभी किसी की बारी लगवाते हैं, कभी कहते हैं तुम्हारी बारी है, कभी कहते हैं उसकी बारी है। मैं तो इमरान खान से कहूंगी कि अब तुम्हारी बारी है। इन कैमरा आप स्पेशल कमेटी बनाएं जो इस मामले को कंसिडर करे और रिपोर्ट हाउस को दे दे ताकि ये बात खत्म हो सके। जी नाज़रीन, देखा आपने, लेकिन बाहर से मुझे एक चीज़ जो मज़ेदार है कि वज़ीर आज़म हमारे इस मामले को देखें कितनी अहमियत देते हैं कि उन्होंने अपनी पहली स्पीच में आयशा गुलाली पे बात करना बहुत पसंद की है। देखिए, दो बातें पहली स्पीच है उनकी कौम से, इस हवाले से दो बातें की जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इनिशियल रिएक्शन आया था आयशा गुलाली के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो ये था कि जी हमें तो पहले से पता था कि इसका बाप भी कमीशन लेता था, ये खुद भी कमीशन लेती थी और ये तो सीटों के लिए मरी जा रही थी। तो वो कहते हैं जी ये 4 साल तक खामोश क्यों रही अगर इनको ये एतराज़ात थे सारे। तो ये सवाल भी किया जा सकता है कि भाई साहब, जब आपको पता था कि वो पार्टी के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं तो आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह शुएब कह रहे हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल ये है कि एक वो मामला जो इस वक्त पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है, सुबह से शाम तक वही इल्ज़ामात दोहराए जा रहे हैं, उसको समेटने की गरज से ये तजवीज़ किया कि इसको आप पार्लियामेंट की एक कमेटी में इन कैमरा सेशन कर लें ताकि ये गंद जो है सारे मुल्क में फैलने की बजाय एक जगह बैठ के आपस में तय कर लिया जाए कि ये मामला किस तरफ, किस करवट ये ऊँट बैठेगा। आपके नज़दीक मुमकिन है ये उनका इकदाम गलत हो कि ओथ उठाने के बाद सबसे पहला फैसला उन्होंने यही किया कि ये जो है कमेटी बना दी जाए। मेरे ख्याल से इसको इस लाइट में ज़रूर देखना चाहिए कि अगर ये तस्लीम कर ली जाती बहुत पहले, अब तो खैर कर ली है इमरान खान साहब ने भी, तो अल्लाह करे कि ये मामला वहाँ पर बैठ के हाउस की छत के नीचे किसी यानी कमेटी के सामने जो है वो हल हो जाए तो बेहतर है, वरना ये गंद बहुत आगे तक जाएगा। वैसे मुझे इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं जिस पे मुझे थोड़ा सा इन पे है। एक ये कि ये उस जलसे में मौजूद थी जहाँ पे कि इमरान खान साहब ने रात को खिताब किया, ये वहाँ मौजूद थी, इन्होंने वहाँ माइक मांगा है, माइक नहीं मिला,
उसके बाद अगले दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नंबर 2, ये एमएनए है 4 साल से और ये खसूसी नशिस्त में है। एमएनए यानी कि जो सीट होती है खवातीन की, ये उन सीटों के अवज होती है जितने आपके एमएनए जीते होते हैं। आपको टिकट दिया है इमरान खान ने बराह रास्त, आप अवाम के वोटों से नहीं आई, लेकिन आप कहती मैं तो सीट नहीं छोड़ूंगी। मैं आप इमरान खान पे इल्जाम भी लगाती हैं, साथ ही कहती है असेंबली नहीं छोड़ूंगी। क्यों? जब आपने उसको गंदा कर दिया, पार्टी को आपने तबाह कर दिया, आप पार्टी को जो कर सकती थी कर लिया, फिर आप पार्टी से जाएं, आप इस्तीफा तो दें। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? नंबर 4, आपका जो ब्लैकबेरी है या आपका जो मोबाइल है, आप उसमें से वो मैसेजेस दिखाएं। ये क्या तरीका? मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को दिखा दिए हैं, भाई आपने इल्जाम लगाया है, आप सीधा यूं उठा के लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो मोबाइल सबको नजर आए कि ये मैसेजेस हैं। शहाबुद्दीन, ये सब कुछ होने जा रहा है कब? देखिए, इस कमेटी में अगर वो जाएंगी, जो मामला इतनी हाइप पकड़ गया है, उसके पीछे ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो और किसी ने बस एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया और वो उन्होंने पढ़ दिया है। मेरे ख्याल से ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी चाहिए। हम माओ बहनों वाले लोग हैं, हमें माओ बहनों की इज्जत का पास है, और आपसे ज्यादा किसको है? आप तो इसके बहुत बड़े प्रचारक हैं। तो मामले की तह तक पहुंचने के प्रोसेस को रोकने की जरूरत नहीं है। वो कोई फरिश्ते नहीं है आसमान से उतरे हुए कि उनके बारे में बात नहीं हो सकती। पुराने इसी प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी फारिग हुए हैं हाल ही में, उनके बारे में आपने बातें नहीं सुनी हुई? सारे सबने सुनी हुई हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने किसी हिंदुस्तानी खातून के नाम के साथ जोड़ दिया, किसी ने यहाँ की एक मुगैयना के नाम जोड़ दिया। तो बहुत सारे नाम जो हैं अभी वो इस तरह और आने वाले हैं जो हालात लग रहे हैं। लेकिन ये समझ लेना कि नहीं, वो फरिश्ते हैं, उन्होंने तो जिंदगी में कुछ कभी कहा नहीं होगा। ये रवैया भी मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ टाइमिंग की वजह है। टाइमिंग्स पे जब आई हैं वो सारा कुछ टाइमिंग इसकी जो है बहुत सेंसिटिव है। ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में जब बहुत बड़े बड़े खौफनाक इशू खुल रहे हों, एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालत के जरिए फारिग हो गया हो, घर बैठ गया हो, और पोलराइजेशन अपने अरूज पर हो, उसके मुखालिफ के खिलाफ इस किस्म के वाकयात से सूरत हाल और खराब होती है, बेहतर नहीं होती। नाज़रीन, आयशा आहद का मामला अभी चलेगा, अभी वो सामने आई हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। बहरहाल उनकी मुहिम 7 साल से जारी है। वो 7 साल से अपना मुतालबा कर रही हैं। वो जिनसे मुतालबा कर रही हैं उन्हीं ने उसके बारे में फैसला करना है। उनके पास कोई निकाहनामा वगैरह कोई नहीं है। इन्हीं अदालतों ने ये तय कर दिया था कि उनके पास चूंकि कोई सबूत नहीं है, निकाहनामा नहीं है ना, केस जो है वो फारिग हो चुका हुआ है। इसलिए बहरहाल वो अब दोबारा मैदान में निकली हैं, वो इलेक्शन में तो खेलेंगी। अब इसको मुस्लिम लीग नून को सोचना है कि उनके साथ क्या करना है। हम चलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन। आयशा गुल अलैहि से राब्ते की हम कोशिश कर रहे थे, तो अभी तक राब्ता हुआ नहीं, दरमियान में ब्रेक आ गया, तो मैंने कहा मैं ब्रेक ले लूँ ताकि अगर राब्ता होता है तो हम आपको उनसे बात कराएंगे। देखते हैं वो क्या कहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। ये एक बहुत संजीदा मामला है जिस पर बात करते हुए बंदे को सोचते हुए, जुबान खोलते हुए मुहतात रहना चाहिए। क्यों? जब आप अदलिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अदलिया का एहतराम मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी एक इंतहाई ऐसा फेल है जो मेरे नज़दीक गलत है। अदलिया को अगर आपने तो कोई ऐसी चीज़ देखी है जो सामने है फिर तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ इल्ज़ाम लगाना कोई अच्छा फेल नहीं है। बुखारी साहब, ये इस हफ्ते जो फैसला आया उसके बाद जनाब चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब, सबको पता है हमें कि बहुत ही हार्ड लाइनर है जमहूरियत के हवाले से और फौज के खिलाफ उनकी एक स्टैंस है बड़ा पुराना। फिर आसमा जहांगीर साहिबा और दरमियान में जावेद हाशमी साहब आए, ये फजल रहमान साहब भी, ये सब कुछ जो है क्या टारगेट करके किया जा रहा है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अदालतों के फैसले जब आते हैं, खासतौर से आला अदालतों के, तो उन फैसलों के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन उसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अदालत के ऊपर ऐसी अस्पर्शंस डालें जिससे उनकी करैक्टर असैसिनेशन का एलिमेंट जो है वो हो। हम खुदा न खास्ता इस किस्म की ना किसी हरकत का हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि जो लोग इस किस्म की हरकत करते हैं हम उनको भी कंडेम करते हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि फैसलों पर बात हो सकती है। जो रज़ा रब्बानी का सबसे बड़ा थीसिस था वो ये कि जो 58(2) होती थी कभी सदारती इख्तियार जो था कि वो हुकूमत को और पार्लियामेंट को डिसमिस कर सकते थे, डिसॉल्व कर सकते थे, वो इख्तियार ख़त्म तो कर दिया गया। लेकिन अब जो ये फैसला आया है उनका ख्याल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी 58(2) का एक तरह से अदलिया के जरिए इस्तेमाल है
कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही मामूली नौयत के जवाब पर, मैं पनामा केस की बात नहीं कर रहा, पनामा तो बहुत खौफनाक केस था, उसको घर भेज दिया गया है, इसके ऊपर कार्टून बने हैं, इसके ऊपर दुनिया सारी बात कर रही है। उनका कहना यह था कि हमें इस्लामाबाद वालों से, जिससे मुराद सुप्रीम कोर्ट है, और रावलपिंडी वालों से, जिससे मुराद GHQ है, करैक्टर के सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपना मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। हम जमहूरियत की खातिर हम इस मुल्क को किसी भी राह पर डालने का हक रखते हैं, क्योंकि वोट जो है लोगों ने वो हमें दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये कहते हैं, उनका थीसिस बहुत ही अजीबोगरीब है। वो कहते हैं जनाब मुझे ये बताएं कि कोई सियासतदान अकेले करप्शन कर सकता है जब तक एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए राह हमवार ना करे, उसका हिस्सा ना बने, उस पर आंखें बंद ना कर ले। मैं इस आर्गूमेंट के साथ भी बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कि ब्यूरोक्रेसी भी मतलब है कि मौलाना अच्छा जी, आयशा गुललई जी हमारे साथ हैं। वेलकम आयशा गुललई। शोएबुद्दीन और सलीम बुखारी साहब हम दोनों हाजिर हैं। ये जो आपने इतना खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया, अगर आपके पास वो सारे मौजूद हैं ट्वीट्स या SMS जो भी हैं, तो भी पब्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ना सिर्फ चाहती थी। मैं इतने लंबी मसले में मैं शुरू से मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मीडिया के उनके क्रॉस एलिगेशन के ऊपर मुझे मीडिया में इतना डिटेल में आना पड़ा। और मेरा मकसद यह था कि मैं खवातीन को वार्न करूं कि इस पार्टी में जो माहौल है वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है, आपके लिए ठीक माहौल नहीं है। और अभी उन्होंने इतने गलत इल्जाम लगाए कि मैंने 5 करोड़ दिए, किसी ने 50 करोड़ दिए हैं, अमीर मुकाम से मिली है। इमरान खान कहता है गवर्नर से मिली है, अमीर मुकाम से मिली है, न्यू लीग से मिली है। तो इन तमाम तर चीजों पे मुझे नजर आ सकती ऐसी चीजें, और ऐसी चीजें मुझे हर बात कहने से जो है वो नहीं इससे कर सकती। उन्होंने पहले भी डील की बहुत कोशिश की, उन्होंने उससे इनकार कर दिया। और आज ये आयशा अहद को लेकर आए हैं, और मैं समझती हूँ कि मेरी उनके साथ जुलूस हमदर्दी है आयशा अहद के साथ, और उसको इंसाफ भी मिलना चाहिए। मैं इस बात की जुलूस करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि ये मेरे उस एफर्ट का फल है कि मैं खड़ी हुई तो आज वो खातून जो है वो भी इंसाफ मांग रही है। और इंशाल्लाह मैं बाकी खवातीन से कहती हूँ कि वो भी आए और अपने लिए आवाज बुलंद करें। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, मैं अकेली बैठी थी, मेरे साथ कोई नून लीग वाली कोई खवातीन नहीं बैठी थी। मैं और मेरे वालिद अकेले इनका पूरे मास्टर का मुकाबला कर रहे हैं। ये मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। इनका जो सूबाई हुकूमत है मेरे खिलाफ कमीशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। हालांकि CM के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन है, CM के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। 50 मिलियन रुपए का एहतसाब कमीशन है, उसमें से आज तक 1 रुपए की रिकवरी जो है वो नहीं हुई। और CM के खिलाफ आतिफ भी बोल रहा है, शाहराम भी बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, वो भी बोल रहा है। उनके खिलाफ इंक्वायरी भी, मेरे खिलाफ इंक्वायरी उन्होंने इंतकामी बुनियादों पर बर्बाद कर दी। तो आज जो आपने कॉन्फ्रेंस जो थी, मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस होती है वो ऐसी होती है, प्लानिंग जो कॉन्फ्रेंस होती है वो ऐसी होती है कि फिरदौस शेखवान और ये जो दूसरी खातून है उनसे बैठकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस। आज तक आयशा अहद बेचारी की इनको याद नहीं आई, इनको आज याद आई है। और अच्छी बात है कि उनको इंसाफ के लिए आयशा अहद से मेरे साथ दिली हमदर्दी है। लेकिन PTI इंतकामी हथकंडे जिस तरीके से वो कोशिश कर रही है कि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करे, तो तवज्जो है वो डाइवर्ट नहीं। आयशा साहिबा, मेरा सवाल आपसे यह है कि पहली बात तो यह कि आपको मीडिया से कोई गिला इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके इस मसले को लेके मीडिया ने बहुत इसको हाइप दी है, और आपके साथ एक मीडिया की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपके साथ हमदर्दी भी रखती है, और आपके मामले का कोई ना कोई मंतकी इंजाम जो है वो भी चाहती है। जो सबसे बड़ी बात PTI की लीडरशिप की तरफ से कही जा रही है वो ये कि अगर आपको ये मामला जात का पहले से पता था और बकौल उनके 4 साल से पता था, तो आपने खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी है? एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, आपने कहा कि जो आयशा अहद का मामला है ये आपके मामले को अंडरमाइन करने के लिए, इसका तासुर जो है ज़ायल करने के लिए, तो आयशा अहद का मामला पहले अदालतें तय कर चुकी हुई हैं। उनके पास इस दावे का कोई सबूत नहीं था कि उनकी किसी से शादी हुई थी।
तो वो तो जरा एक तरफ रख दीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है उस तरफ से कि आप इतनी तवील मुद्दत तक खामोश क्यों रही, इसका क्या जवाब है? उनके पास निकाह नामे का सबूत नहीं था, आप अपने मैसेजेस का सबूत दीजिए ना। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे हमें भी शर्म आ रही थी और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनका मुझे पता है कि क्या उनको क्या चीज़ें सफर करनी पड़ी, क्योंकि शुरू में मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मुझे बेस्ट ऑफ टाइम मुझे फोन किया है पीसीआई के जो पुराने वर्कर थे उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स ईमेल वगैरह हैं, वो चीज़ें सारी मुझे दिखाई गई और खवातीन के नाम लिए गए। मैं खवातीन के नाम इस वक्त मीडिया से नहीं लूँगी जिनको हरास किया गया, लेकिन मैं शर्म की वजह से मैं चुप रही, क्योंकि मुझे भी उन खवातीन की तरह शर्म आ रही थी कि मैं इसको पब्लिक करूँ या जिस तरह से आज एक मसला इतना बड़ा खड़ा हो गया है और सोसाइटी से फिर आपके मेरी ही तरफ से एसेसिनेशन लोग कर रहे हैं, हालांकि मैं गलत से नहीं हूँ, मेरी ही तरफ से एसेसिनेशन इनका सोशल मीडिया कर रहा है, मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, मुझसे ऐसे कोई के अटैक करवा रहे हैं। मेरे तो इस चीजों को मेरी बहन को उन्होंने निशाना बनाया, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए खेलती है, वो अपने लिए नहीं खेलती, वो इस मुल्क के लिए टाइटल लेकर आई और उसका एक ड्रेस कोड है जिसमें वो पूरी यूनिफॉर्म में खेला जाता है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की बातें जो है वो नेशनल हीरो, मेरा जो भाई है वो पाकिस्तान का अंडर-19 चैंपियन है टेनिस का, तो हम अगर स्पोर्ट्स के लोग हैं और ये इस किस्म की चीजों को पाकिस्तान इस चीज में लेकर आते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। जी आयशा साहब, ये भी बताइएगा कि अब चूंकि कमेटी बन गई है पार्लियामेंट की एक, आप समझती हैं कि आपका वहां जो मामला है ये जब जाएगा तो आपको वहां से इंसाफ मिल पाएगा? आप कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये बात वार्न करके मैं घर बैठने वाली थी, खवातीन को फिर बताने वाली थी कि हमारी माएँ बहनें बेटियों वर्क प्लेस में जो है इस तरीके से आप जरूरत है वो बोलें, जो आपके खिलाफ जो है वो अगर इस तरह के कोई काम हो तो आप बोलें। और उस चीज के ऊपर मैंने स्टैंड भी लिया, 4 साल के बाद लिया, लेकिन मैंने स्टैंड दिया उस चीज के ऊपर। और लेकिन उसके बाद ये है कि और उसके बाद मैं उस कमेटी में भी पेश होंगी। इसका फोरेंसिक से उन्होंने ऑडिट करवाने की बात की है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, लेकिन बीच में अमीर मुकाम और गवर्नर उन्होंने अपने आप बचाने के लिए इतना बड़ा एक कर दिया कि अमीर मुकाम का चेक करो, गवर्नर का भी उनका बिल्कुल चेक कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जब नहीं मिलेगा उनका कोई मुझसे रास्ते का सबूत नहीं मिलेगा तो इनको जो है वो जो कॉन्सिक्वेंसेज झूठ बोलने की हिफाजत और अमीन से आप नहीं रहते, तो फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मैं हर फोरम पे जो है वो मैं सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ। आयशा जी, हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपको जो कमेटी है पार्लियामेंट की बनी है वहां से आपको इंसाफ मिले। बड़ी जुर्रत चाहिए इस बात के लिए, और ख़ास तौर से जिस इलाके से आपका ताल्लुक है कि वहां आके एक खातून खड़ी हो के ये कहे कि मेरे साथ ये हरासमेंट का मामला हुआ है, इसके लिए बड़ी जुर्रत दरकार है। हम दुआगो हैं कि आपको अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत भी दे और आपको वो इंसाफ मिल सके जिसकी आप मुतकाजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी शुएब। बहुत साहब देख लीजिए, मैंने उनसे 2 दफ़ा आपके सामने पूछा है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, आयशा ने भी इल्ज़ाम लगाया था, आयशा के पास निकाहनामा नहीं निकला, वो झूठी साबित हो गई कि उसने जो कह रही है उसका सबूत नहीं है, चाहे वो सच्ची है या नहीं है, वो अपना जो उस पर जो उसने जो इल्ज़ाम लगाया था उसको साबित करने के लिए कुछ ला नहीं सकी साहब। देखिए, अब ये जो है बीबी, अब ये कहती थी इमरान खान का ब्लैकबेरी मंगाओ, मेरा मोबाइल आपके पास क्यों नहीं है भाई, आप अपना मोबाइल दे दें। वो तो देना पड़ेगा, वो जब इंक्वायरी में जाएंगी चीजें, जब इस बारे में बात करना पसंद नहीं की उन्होंने। देखिए, किसी भी खातून के लिए वो सारे मैसेजेस पढ़ के स्क्रीन के ऊपर सुनाना इतना आसान काम नहीं है। हम बहुत ज्यादा तवक्को कर रहे हैं कि वो सारे वो मैसेजेस जिनको वो कह रही हैं कि वो गंदे मैसेज हैं क्या, नहीं वो मैसेजेस हैं क्या, तो बार बार चीख के बता जाली मैसेज भी आ गए अब तक बाजार में चल रहे हैं। आपके बारे में हम ये जानते हैं कि खवातीन का दर्द आपके दिल में सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, वो होता है एक इस मामले को लेके आप पता नहीं क्यों दूसरी लाइन पर चढ़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि उसको इंसाफ मिले, लेकिन आप उसको इंसाफ मिलने देना, आप तो रोक रहे हैं उसको इंसाफ। मैं नहीं रोक रहा, मैं कहता हूं कि अपने सबूत पेश करे ताकि इंसाफ वो करेगी यकीनी तौर पर जब वो पार्लियामेंट की कमेटी के पास जाने के लिए तैयार है। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो मुझे तो हैरत इस बात पे है कि वो कैसे इंसिस्ट कर सकती है कि बात जो है इसकी इंक्वायरी की जाए जब उसके पास कुछ भी ना हो। ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन ये कमेटी में छोड़ देते हैं। सिर्फ इस चीज पे अफसोस है कि उन्होंने अब तक अपनी वो चीज नहीं दिखाई कि ये है भाई, ये मेरे साथ हुआ है भाई। उसमें क्या था, अल्लाह करे कि उसमें ऐसा कुछ ना हो जो किसी खातून के लिए टीवी पर बैठ के दिखाना मुमकिन हो। हम ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हम जिस इशू पर बात कर रहे थे वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। जी, वो
देखिए असमा जहांगीर ने जो कुछ कहा, फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा, जावेद हाशमी ने जो कुछ कहा, और फिर जो कुछ रजा रबानी ने कहा, खुदा के वास्ते हमारे सियासतदानों को भी ये इदराक ज़रूरी है कि ऐसी बात न करें जिससे सूरत हाल जो है वो वापस 90s की दहाई में चली जाए और मुल्क का नुकसान हो जाए। हम सिर्फ ये दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि सारे जो हैं वो सेम माइंड के साथ। नाज़रीन, बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जहाँ इब्तिदा की थी वही बुखारी साहब ने कहा है कि 90s की दिहाई से डर लगता है। अल्लाह ना करे कि हम वो वक्त आए जब हम दोबारा नए सिरे से इस मुल्क से मार्शल लॉ के खात्मे की जद्दोजहद शुरू करें। आज तक के लिए इतना ही। शुएबुद्दीन और सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।